नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का। आप देख रहे हैं अपनी उत्तराखंड बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 31 अगस्त से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां पहले दिन जोली ग्रांट एयरपोर्ट से राजभवन पहुंचेंगे और राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और 1 सितंबर को ऋषिकेश एम्स में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। एम्स में डॉक्टरों की टीम को 1 घंटे के लिए संबोधित करेंगे, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट है और उपराष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग रिहर्सल की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन के उच्च अधिकारी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन और पुनर्वास से संबंधित कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों से भूस्खलन क्षेत्रों की सूची तैयार करने और बरसात के बाद सड़क मरम्मत समेत अन्य पुनर्निर्माण योजनाओं पर तेजी से कार्य करने और मुख्यमंत्री ने भूस्खलन से संबंधित चेतावनी प्रणाली को विकसित किए जाने के निर्देश दिए हैं। भारत सरकार के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत उधम सिंह नगर जनपद में स्थित खुरपिया फार्म को स्मार्ट औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसके लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस संबंध में विशेष अनुरोध किया था। सीएम धामी का कहना था कि इस परियोजना के माध्यम से उत्तराखंड में 15,000 करोड़ का निवेश संभावित है और करीब 50,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि देश के अंदर जो बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने जा रहे हैं उसमें से खुरपिया फार्म भी जो है हमारा जो लगभग 1200 एकड़ ज़मीन पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार ने दे दी है, माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर पर दे दी है। और लगातार हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जब भी उनका दौरा होता था तो इस बारे में लगातार हम लोगों ने उनसे बात की थी और उन्होंने पहले ही हमको आश्वस्त किया था कि उत्तराखंड के अंदर एक कॉरिडोर खुलेगा। इससे जहां रोजगार की जहां उद्योग तो आएंगे लेकिन इसमें एक बड़े रोजगार की भी संभावना हमारे लिए रहेगी। एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी हमारे यहाँ आएगा और ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि राज्य बनने के बाद सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा वन टाइम का। कोलकाता में हुए ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप मर्डर कांड में सियासी घमासान तेज हो गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने भी पिछले दिनों इस मामले की कड़ी निंदा की थी। वहीं इसे लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राज्य सरकार को जमकर लताड़ा। सीएम धामी ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य सरकार को समय रहते कार्रवाई करनी चाहिए थी। महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा प्रधानमंत्री और राज्य दोनों की प्राथमिकता है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस प्राथमिकता से काम नहीं किया, जिसके कारण यह स्थिति पैदा हुई है। दुर्भाग्यपूर्ण है, वहाँ की सरकार को समय रहते उचित कदम उठाने चाहिए थे और महिला शक्ति और महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा ये हमारे प्रधानमंत्री जी का और हम लोगों का सभी का ये प्राथमिकता है और इसमें कहीं ना कहीं उनके स्तर पर उतनी गंभीरता से उस पर काम नहीं किया गया। उसका परिणाम हुआ कि स्थिति इतनी खराब हो गई वहाँ। गदरपुर की नर्स हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस वार्ता की और मृतक नर्स के परिजनों से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया। उत्तराखंड राज्य में रह रहे अल्पसंख्यकों में विशेषकर मुस्लिम समुदाय में डर का माहौल है। चाहे हरिद्वार जिले की बात हो या उधम सिंह नगर की, आए दिन बलात्कार, हत्याएं, लूट की घटनाएं हो रही है। राज्य में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, जिससे स्पष्ट होता है कि उत्तराखंड में जंगल राज चल रहा है। हमारा प्रदेश आज महिला अपराध में नंबर 1 बन चुका है। इसके विरोध में कांग्रेस 31 अगस्त को प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन करेगी। देखिए, विश्वास ना परिवार को है ना हमको है। जो जानकारियां हमको मिली है वो बेटी स्पोर्ट्स पर्सन थी, जिम करती थी और एक शराबी और जो नशेड़ी व्यक्ति है वो उनको काबू नहीं कर सकता था, हमारा भी मानना है। पुलिस ने अपनी खाल बचाने के लिए आनन फानन में किसी को पकड़ा है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जो और चीज़ें आती हैं उन पे नज़र हमारी रहेगी और परिवार जब संतुष्ट नहीं है तो पुलिस को और उसमें मुस्तैदी से कार्य करने की आवश्यकता है, मेरा ये मानना है। और जो शब्द
मैंने ऑन टीवी कप्तान के सुने हैं, उससे मेरा भ्रम टूटा है या विश्वास टूटा है कि न्याय हो रहा होगा। और जो मैं पूरे प्रदेश में इस समय स्थितियां देख रहा हूं, 13 साल की बच्ची का बलात्कार ISBT देहरादून में, 14 साल की बच्ची का बलात्कार और हत्या हरिद्वार में, हाथी बरगला में मंत्री के आवास के बगल में महिला का बलात्कार और हत्या, अंकिता भंडारी, किरण नेगी, ममता जोशी बहुगुणा आज तक गायब है, उत्तरकाशी की 4 बहनें, पिंकी और पता नहीं कौन कौन। NCRB की रिपोर्ट के आधार पर हम 9 हिमालय राज्यों में महिला अपराध में पहले नंबर पर है मेरे भाई। तो इन सब चीज़ों को देखकर दिल दहला हुआ है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देके जो सरकार में बैठने वाले लोग क्या कर रहे हैं ये समझ में आ रहा है। से मिले हमारा डेलीगेशन, मैं था, हरीश रावत जी थे और आदरणीय यशपाल आर्या जी थे और कुछ हमारे विधायक साथी थे, और हमने कुछ डिमांड्स उनके सामने रखी हैं। लेकिन पुलिस कप्तान का बयान तो कई दिन पहले आ चुका, उसमें स्वयं संज्ञान ले लेना चाहिए था सरकार को। और यतीश्वरानंद जो पूर्व मंत्री हैं हरिद्वार में, उनका एक बयान एक बच्चे की मृत्यु पर आया कि गोली मार देनी चाहिए थी। प्रदेश में कांग्रेस केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा एक बार फिर से शुरू करने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि स्थितियां अनुकूल होते ही केदारनाथ रक्षा प्रतिष्ठा यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। और केदारनाथ मंदिर धाम ट्रस्ट ने यह मान लिया है कि वहां पर मंदिर नहीं बनाएंगे, लेकिन उन्होंने जो एक पत्र लिखा है उस पत्र की अंतिम 2 पंक्ति सभी सनातन धर्म मानने वालों के लिए एक चैलेंज है। प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा दोबारा शुरू होगी और प्रशासन से हम लोग टच में हैं। हम लोग लगातार उनसे बात कर रहे हैं कि केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा जो है वो हम लाना चाहते हैं। वो अभी के वहां के हालातों को सही नहीं बता रहे हैं और उनका ये कहना है कि थोड़ा समय रुक जाइए, जैसे ही रास्ता बन जाएगा पैदल जाने का तब आइएगा। क्योंकि केदारनाथ मंदिर धाम ट्रस्ट जो दिल्ली का है उसने भले ही ये मान लिया कि हम नहीं बनाएंगे, लेकिन उन्होंने जो पत्र लिखा है ये पत्र से हमें गंभीर आपत्ति है। इस पत्र की अंतिम 2 लाइनें मैं पढ़ूंगा, उसको आप सुनिएगा। इस सारे देश के सनातन धर्मियों को और उत्तराखंड के सनातन धर्म को मानने वालों के लिए चैलेंज है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। लिखते हैं, ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष श्री सुरेंद्र रौतेला ने इस्तीफा देने के बाद हम सभी ट्रस्टी बहुत आहत हुए हैं कि हिंदू धर्म में धार्मिक भावनाओं की कोई कदर नहीं है और मंदिर बनाना हिंदू धर्म में अच्छा कार्य नहीं, ये उनका पत्र है। हमें इस पत्र पर घोर आपत्ति है, उनके द्वारा की गई टिप्पणी पर घोर आपत्ति है। एक तो आप चोरी करें, ऊपर से सीना चोरी करें, उस पर आता है। इसमें जो लोग इस ट्रस्ट के कार्यक्रम में मेहमान बन के गए थे उनको भी माफी मांगनी चाहिए और QR कोड के माध्यम से जो धन उगाया गया है पूरे देश प्रदेश से, वो पैसे को BKTC में जमा किया जाना चाहिए ताकि उसका सदुपयोग श्रद्धालुओं की भावना के अनुसार केदार बाबा के मंदिर में किया जा सके। तीसरा, मुख्यमंत्री ने आंखों में धूल झोंकने का काम किया। उन्होंने आनंद फानंद में कानून बनाया जो हमारी यात्रा की घोषणा करने के बाद किया गया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या उनके द्वारा बनाए गए पारित कानून को, जो उत्तराखंड में कानून आपने बनाया है, क्या दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र इत्यादि राज्य मानने के लिए बाध्य हैं? और हमारी पूरी मांगे अभी हुई नहीं। मंदिर नहीं बन रहा धाम के नाम से, लेकिन शंकराचार्य जी से माफी कब मांगेंगे? कब सोने की चोरी की जांच होगी सिटिंग जज के माध्यम से? 18 करोड़ में जो गया था वो क्या था, इस बारे में कब बताएंगे? अतिरिक्त सुरक्षा क्यों मांगी थी, कब बताएंगे? केदारनाथ बाबा के मंदिर में चाहे राजा है रंग सब बराबर। प्रधानमंत्री ने केदार बाबा के गर्भगृह के नियम तोड़े, उनको नोटिस सर्व होगा या नहीं होगा, या उनको कोई दंड दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? कृष्णा माई की गुफा का नाम दोबारा कृष्णा माई होगा या नहीं होगा? जो उसमें टिकट लगाया गया है श्रद्धालुओं के लिए, वो हटेगा या नहीं हटेगा? ये हमारे मुद्दे हैं और इन मुद्दों को लेकर हम अपनी यात्रा को पूर्ण करेंगे। जलाभिषेक के बाद वहां के जो केदारनाथ के जो रक्षक हैं बाबा भैरव, उनके मंदिर में भी जाएंगे और न्याय की गुहार करेंगे और उनसे कहेंगे कि अपने चाबुक का इस्तेमाल उन सबके खिलाफ करें जो इस घिनौने कार्य में सम्मिलित हैं और उनको दंडित करें।
उत्तराखंड में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से केदारनाथ सोना प्रकरण की जांच को लेकर सवाल किया। उन्होंने इस पूरे मामले में मंदिर समिति और दानदाता की आपसी मिलीभगत का भी आरोप लगाया। दानदाता को पूरे मामले में ही असल लाभार्थी बताते हुए जांच लटकाने पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। गणेश गोदियाल ने कहा कि 1 साल से जांच चल रही है, लेकिन उसकी रिपोर्ट कहां है, उस पर कोई कुछ बताने को तैयार नहीं। गोदियाल ने कहा कि महाराज बताए कि मंत्री से बड़ा कौन सा शासन होता है, क्योंकि मंत्री ही असल शासन होता है। ऐसे में मंत्री को कैसे पूरे मामले की जानकारी नहीं है? साफ है कि पूरे मामले को छुपाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीकेटीसी अध्यक्ष ने खुद दावा किया था कि केदारनाथ में सोना आ रहा है, उसकी सुरक्षा की भी मांग की गई थी। केदारनाथ सोना घोटाले में माननीय पर्यटन मंत्री जी का बयान आया, जो मैंने अभी सुना। माननीय पर्यटन मंत्री जी इस प्रकरण में पहले तो बहुत मुखर थे, और जिस समय ये हुआ करीब 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, 1.25 साल हो गया, जिस समय ये घोटाला हुआ उस समय तो वो काफी मुखर थे, और उन्होंने बहुत जोशीले अंदाज में इस बात को कहा था कि कमिश्नर स्तर की जांच बिठा रहा हूं मैं, और मैं कमिश्नर स्तर की जांच कर 1 महीने में इसकी रिपोर्ट तलब करूंगा। बहरहाल माननीय पर्यटन मंत्री जी, आपका वो 1 महीना अभी तक नहीं आया, और अब भी आपने बात कही है कि शासन स्तर पर वो जो जांच है वो शासन स्तर में है, शासन पे है। मैं ये पूछना चाहता हूं, नंबर 1, कि शासन आपके अलावा और कौन है शासन? आप पर्यटन मंत्री हैं, और चूंकि आप पर्यटन मंत्री हैं तो आप ही शासन हैं, और आप कह रहे हैं कि जांच जो है वो शासन में है, तो आपके अलावा और कौन उस विभाग में शासन है? कृपया ये भी आप जो है जनता को बता दीजिए। माननीय पर्यटन मंत्री जी कांग्रेस की तरफ अब जो है रुख कर रहे हैं इस बात का, और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इसको जो है अनावश्यक रूप से उठाया। मेरे कुछ प्रश्न है माननीय पर्यटन मंत्री जी से, मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप में वो इन प्रश्नों का उत्तर देकर पब्लिक डोमेन में अपनी विश्वसनीयता बनाए रखेंगे। नंबर 1 प्रश्न है, क्या माननीय पर्यटन मंत्री जी इस बात से अनभिज्ञ हैं कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के माननीय अध्यक्ष, जो कि सोशल मीडिया में और टीवी चैनलों के माध्यम से इस बात को उस समय कहे हैं कि ये 300 किलो सोना आ रहा है और इसकी सुरक्षा के लिए हमने सुरक्षा एजेंसियों को लिखा है, क्या वो इस बात से अनभिज्ञ है? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, क्या वो इस बात से अनभिज्ञ है कि जब वो 300 किलो सोना जो आना था, वो 300 किलो सोने की जो बात है कि 300 किलो आना था, उसके बाद वो इस बात से अनभिज्ञ है कि मंदिर समिति के द्वारा, जब ये बात पब्लिक डोमेन में आ गई, तो मंदिर समिति के द्वारा उस 230 किलो को 23,000 ग्राम करके कहा गया। क्या वो इस बात से अनभिज्ञ? कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि राज्य में बढ़ते महिला अपराधों और कानून व्यवस्था को लेकर 31 अगस्त को कांग्रेस प्रदेश भर में ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन करेगी। साथ में कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और अपराधियों के दिमाग से पुलिस का भय समाप्त हो चुका है। प्रदेश में महिलाओं के साथ दुष्कर्म और हत्याओं की वारदातें बढ़ रही है। पार्टी ने इसके विरोध में प्रत्येक ब्लॉक में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। राज्य में जिस तरीके से बेटियों के ऊपर अत्याचारों की झड़ी लगी हुई है, उधम सिंह नगर में नर्स के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी हत्या हो जाती है। पिछले ही 1 महीने पहले हरिद्वार में जिस तरीके से 13 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है, उसकी हत्या हो जाती है। राजधानी देहरादून के आईएसबीटी पर एक 16 वर्षीय मासूम बेटी के साथ 5 लोग सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। बगल में ही पुलिस चौकी है। आईसीबीटी में 24 घंटे आवाजाही रहती है। जगह अगर वहां पर बेटियां सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित हैं? और एनसीआरबी की रिपोर्ट आप 21-22 की उठा लीजिए, चाहे 22-23 की उठा लीजिए, राज्य में बेटियों के साथ अत्याचारों की झड़ियां हैं। और हिमालयी राज्यों में महिला अपराधों में उत्तराखंड नंबर 1 पर है। आखिर किस ओर हम जा रहे हैं? ये राज्य बेटियों की सुरक्षा के लिए जाना जाता था, देवभूमि उत्तराखंड के नाम से जाना जाता था, लेकिन जिस तरीके से बेटियों के साथ लगातार बलात्कार हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, तो इससे साफ है कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। और इसी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी 31 तारीख को सभी ब्लॉक मुख्यालयों में सरकार का पुतला। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब खबर उत्तराखंड के पौड़ी जिले से, जहां पर यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र विकास खंड द्वारीखाल के अंतर्गत सरस्वती विद्या मंदिर चैलू सैंड में बीजेपी के सदस्यता अभियान कार्यक्रम की बैठक का आयोजन किया गया। वहीं बैठक मंडल अध्यक्ष सुखपाल सिंह नेगी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में बीजेपी सदस्यों ने महान आत्माओं को नमन करते हुए जिन्होंने पार्टी की स्थापना में योगदान दिया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बैठक में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे घर घर जाकर बीजेपी के इस अभियान को सफल बनाएं और अधिक से अधिक मतदाताओं को इस अभियान में शामिल करें। आज द्वारीखाल ब्लॉक के अंतर्गत द्वारीखाल मंडल की बैठक हुई। सदस्यता अभियान के प्रभारी हमारे मोहन सिंह नेगी जिला उपाध्यक्ष और जो हमारे द्वारीखाल ब्लॉक के प्रभारी थे, आज उन्होंने बैठक ली और भाजपा के समस्त कार्यकर्ताओं मंडल के कार्यकर्ता थे और सबको आज आह्वान किया गया कि घर घर जाकर हम लोग भाजपा के सदस्य बनाएंगे और 2 तारीख से जो ऑनलाइन सदस्यता अभियान उसको मजबूती से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। देहरादून शहर को स्वच्छता की रैंकिंग में देश के टॉप 50 शहरों की सूची में लाने के लिए नगर निगम लगातार कड़े प्रयास कर रहा है, जिसके चलते नगर निगम द्वारा स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में विशेष अभियान चलाया गया और इन सभी जगहों पर स्वच्छता के प्रबंधों कार्यों को लेकर 150 में से अंक दिए गए। इस बात को लेकर देहरादून के सहायक नगर आयुक्त SP जोशी ने कहा कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार देहरादून में 93 प्राइमरी स्कूलों का सर्वेक्षण किया गया और क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। जो भारत सरकार की स्वच्छता की गाइडलाइन थी SBM 2.0, उसके तहत हमने 93 जो हमारे प्राइमरी स्कूल थे, विद्यालय हैं, उसमें सर्वेक्षण कराया था और हमारी निगम की टीम और एक हमारी बेसिक्स है जो IC एक्टिविटीज करती है, उनके ज्वाइंट एडवेंचर में हमने उन्हें भेजा था। 93 स्कूलों का सर्वे कराया है। उसका जो भी उनकी स्थिति का तो जो डेटा है वो हमने सभी को अलग अलग स्कूलों के वाइज निदेशालय शहरी विकास को भेज दिया था और उसके बाद अभी हम उसका संकलन करेंगे, उसके बाद उसका रैंकिंग दी जाएगी। इसके लिए हमने सर्टिफिकेट वगैरह की व्यवस्था भी है, वो भी उन्हें दिए जाएंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा हिंसा के 50 आरोपियों को जहां एक साथ जमानत दे दी, वहीं इसकी वजह बने पुलिस की लापरवाही। दरअसल जिस चार्जशीट को 3 महीने के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करना था, पुलिस ने उसे 4 महीने बीतने के बाद भी पेश नहीं किया। बावजूद इसके निचली अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी, लेकिन हाईकोर्ट ने सभी को एक साथ जमानत दे दी। इन 50 आरोपियों के साथ अब तक कुल 51 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। जैसा कि आप लोगों के संज्ञान में है कि माननीय उच्च न्यायालय ने कल लगभग 50 के आसपास लोगों को जमानत दी है और कुछ अभी मैं मीडिया में देख रहा था, उसको इस तरह से उसको दिखाया जा रहा है कि चूंकि इसमें 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं हो पाई थी, इसलिए इसमें जमानत मिली है। इसमें तथ्य ये है कि 90 दिन का जो टाइम लिमिट है वो सामान्य केसेस के मामले में होती है, लेकिन जिन मामलों में UAPA लगता है उसमें ये एक्सटेंडेबल टू 180 डेज होती है। तो इस प्रकरण में भी इन तीनों मुकदमों में UAPA लगा था और इस हिसाब से जो उसका जो एक्सटेंडेबल टू 180 डेज था, इसी आधार पर माननीय जो लोअर कोर्ट है उसने उक्त आरोपियों को जमानत नहीं दी थी। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने उस तर्क को स्वीकार करते हुए कि जो एक्सटेंडेबल भले ही 180 डेज तक है, लेकिन इनको बेल देने का आधार मानते हुए इनको बेल प्रदान की गई है। जहाँ तक पुलिस का सवाल है, इसमें चार्जशीट ऑलरेडी इसमें तीनों केसेज में फाइल हो चुकी है, तीनों केसेज में दाखिल हो चुकी है और जैसे मैंने आपको बताया जो 180 डेज के भीतर इसमें तीनों केसेज में दाखिल हो चुकी थी। कुछ जो बिंदु इसमें आ रहे हैं कि FSL में देर से भेजा गया या कुछ विटनेस के जो है पर्याप्त संख्या में बयान नहीं लिए गए, तो एविडेंस जो किसी भी केस में होते हैं वो कई प्रकार के एविडेंस होते हैं। इसमें ओरल एविडेंस भी होते हैं, फॉरेंसिक एविडेंस भी होते हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी होते हैं। तो बाकी सब चीज़ों को इसमें इकट्ठा किया गया है और नेचुरली जो विपक्षी जो एडवोकेट्स होंगे, जो वकील होंगे, वो उस चीज़ को उठाएंगे जो कि उनको फेवरेबल लगती है, उस हिसाब से ये काम किया गया है। बाकी अभी हम इस निर्णय का पूरी तरह से अध्ययन करेंगे और जो इसमें आवश्यक कार्रवाई होगी वो करेंगे। सर, जांच में देर भी मानते हैं? क्या इतना बड़ा गंभीर मामला था, क्या कुछ लापरवाही मानते हैं जो इतना बड़ा मामला था और 50 लोगों को एक साथ, बड़े आरोपियों को एक साथ जमानत मिल जाती है? मैं इसमें लापरवाही नहीं मानूंगा अभी प्रथम दृष्टया, क्योंकि इस तीनों मुकदमों में मिलकर 100 से अधिक अभियुक्त थे इसमें और 100 से अधिक अभियुक्तों के विरुद्ध पूरे एविडेंस इकट्ठे करना, फिर उनके खिलाफ साक्ष्य के आधार पर चार्जशीट फाइल करना,
तो ये काफ़ी बड़ा काम था। निश्चित रूप से ऐसे बड़े काम में समय लगना भी स्वाभाविक है। हरिद्वार के खड़खड़ी और कनखल स्थित शमशान घाटों पर बिजली के जरिए शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। डीएम धीराज सिंह गब्रियाल ने खड़खड़ी शमशान घाट का निरीक्षण करने के बाद नगर निगम को विद्युत शवदाह गृह शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अनुमान के मुताबिक यहां रोजाना करीब 150 क्विंटल लकड़ियों की खपत होती है। डीएम का कहना है कि नगर निगम के द्वारा खड़खड़ी शमशान घाट पर पहले से मौजूद विद्युत शवदाह गृह को शुरू कराया जाएगा। साथ ही कनखल के शमशान घाट पर इसकी शुरुआत की जाएगी। और डे का अगर हम देखते हैं लगभग 150 से 200 कुंटल के करीब लकड़ी की खपत होती है उसको। और जैसे पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो वो अच्छा नहीं है। और चूँकि खड़खड़ी में ऑलरेडी वहाँ पे सौदागृह बना हुआ है, विद्युत सौदागृह, वो फंक्शनल स्थिति में नहीं है। तो शमशान घाट के जो मेंबर्स हैं, जो समिति हमारी बनी है, उन लोगों से हमने वार्ता की है कि इसको आप एक एस्टिमेट बना के हमें दे दीजिए। तो नगर निगम के माध्यम से हम चाहे कनखल का हो और या फिर खड़खड़ी का हो, उन दोनों इन सौदागृह को चलाएंगे। लेकिन धीरे धीरे इसमें लोगों की आदत बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो प्रेफर करते हैं कि वो विद्युत सौदागृह को चलवाएं और उसमें ही अपना क्रिमेशन अपने जो भी संबंधी जिनकी डेथ हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण की जमीन पर एक बार फिर से सर्वे का काम शुरू हो गया। आज रेलवे की टीम और जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई 6 अन्य विभागों की टीम के साथ अतिक्रमण वाले क्षेत्र में पहुंची, जहां पर टीम के द्वारा दस्तावेजों को लेकर सर्वे किया गया। इस दौरान रेलवे और स्थानीय पुलिस भी बड़ी संख्या में मौजूद रही। सर्वे के दौरान स्थानीय लोगों के अंदर काफी चर्चाएं भी थी। इस दौरान एसडीएम परितोष वर्मा, सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी, तहसीलदार सचिन कुमार समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं नोडल अधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के क्रम में आज रेलवे द्वारा 30 हेक्टेयर अतिक्रमण वाली जगह का सर्वे किया जा रहा है, जो काफी दिनों तक चलेगा। रेलवे की टीम के साथ यह सर्वे किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के क्रम में आज रेलवे विभाग, नजूल, नगर निगम विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस, पूर्ति विभाग और जितने अन्य आवश्यक विभाग है उनकी एक ज्वाइंट टीम बनाई गई है। 6 टीमें बनाई गई हैं। रेलवे विभाग द्वारा जो जगह की उपलब्धता के लिए अनुरोध किया गया था, उसी जगह पर हम लोग सर्वे कर रहे हैं और सर्वे के उपरांत ये बताया जा सकेगा कि कितना भूभाग और कितनी परिवार और कितने भवन हैं जो इसकी जद में आएंगे। और सर्वे के लिए निर्देशित किया गया है, एक प्रारूप दिया गया है, उस प्रारूप में ही काम करना है। आज सुबह सभी टीमों की एक ब्रीफिंग भी की गई है, सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा, सहायक नगर आयुक्त के द्वारा, एसडीएम के द्वारा। और हमारा प्रयास है कि ये सर्वे बहुत ही इफेक्टिवली, फास्टली, डोर टू डोर और शांतिपूर्वक निपट जाएगा। सर, आप बात करें सर्वे कार्य कब तक चलेगा, कितना भी सर्वे? अभी सर्वे को आज ही प्रारंभ किया गया है, क्योंकि काफी बड़ा भूभाग है तो इसमें समय लगेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उनके कंप्लायंस के क्रम में यहाँ पे सबसे पहले डीजीपीएस के माध्यम से सर्वे किया गया था रेलवे विभाग के द्वारा। और अभी जो है डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से जितने भी यहाँ पे जो रेजिडेंट्स रह रहे हैं, हैबिटेंट्स हैं, इनका डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है कि कितने लोग हैं, क्या है। और इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट जो हैं उनका भी सहयोग लिया जा रहा है, जैसे बिजली विभाग है, यहाँ पानी विभाग है, आपूर्ति विभाग है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सभी लोग हैं मौजूद। और जल्दी पूरी प्रक्रिया को खत्म कर दिया जाएगा। इसमें 6 सेक्टर्स में पूरे एरिया को बांटा गया है और उसी के हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। तो सर्वे में सर क्या निकलने वाला है, मतलब किस प्रकार से सर्वे हम पूरा होगा और आगे क्या रहेगा? इसमें ये रहेगा कि एक जो भी रेजिडेंट कोई है उसमें उस परिवार में कितने लोग हैं, मुखिया कौन है, अन्य लोग कौन है, किराएदार कौन है, सारी चीजों को मेटिकुलस लेवल पे सारी डिटेलिंग की जा रही है। सुरक्षा दृष्टि के हिसाब से किस प्रकार सुरक्षा की दृष्टि के हिसाब से हमने डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स में सब इंस्पेक्टर्स, हमारे कांस्टेबल्स और लेडी कांस्टेबल्स का भी डिप्लॉयमेंट किया गया जगह। अपने उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।